तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां ते पिछला वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। वो ब्लैक आंट पकड़ी गई थी। फिर एमसी उस आंट के बारे में बताता है। इसका नाम किंग स्टिंगर आंट है, जिसके भी 3 प्रकार होते हैं। और तुम सोच रहे होंगे कि आखिर चींटियों से क्या संबंध है। तो बात यह है कि ये डंक मारने वाली चींटियां मधुमक्खियों के समान पूर्वज से विकसित हुई है। इसका मतलब यह है कि इसमें मधुमक्खी जैसी बहुत सारी विशेषताएं बरकरार है। और वास्तव में डंक मारने वाली चींटियों और मधुमक्खियों दोनों के विष पर किए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि इस चींटी का काटने का अनुभव और मधुमक्खी के काटने का अनुभव लोगों को एक समान प्रतीत होता है। फिर एमसी उस चींटी की तरफ देखते हुए कहता है, यह किंग स्टिंगर आंट मुख्य रूप से अन्य राक्षसी प्रजातियों का शिकार करती है। इसके अलावा डंक का निशान सामान्य दाने जैसा लग रहा था, इसलिए उस समय हमारे पास ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि आखिर उसे क्या हुआ था। और कुछ समय बाद उसे होश आया तो उसने मान लिया होगा कि किसी मामूली जीव ने उसे काटा है। यह सुनकर लॉर्ड पेंग भी कहता है, ओह, यह तो समझ में आ रहा है। फिर लॉर्ड पेंग पैट्रियास से कहता है कि क्या आप इसका एंटीडोट बना सकते हैं। तो वो कहता है, मधुमक्खी के जहर के लिए तो एंटीडोट है, परंतु इंग जैसे मामलों में जहाँ शरीर विष के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होता है, पर ये अक्सर प्रभावी रूप से काम नहीं करता। ये सुनकर लॉर्ड पेंग कहता है, नहीं तो इंग का क्या होगा। लेकिन पैट्रियास कहता है, ये हमारा इस बीमारी के प्रति पहला कदम है और कम से कम अब हम उसके दोबारा बेहोश होने से पहले सतर्क हो सकते हैं। वो लॉर्ड पेंग भी कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर वो अपने मुंह से सांस छोड़ता है और एमसी से कहता है, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया है। तो थैंक यू यंग वॉरियर। ये सुनकर एमसी कहता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड पेंग इंग के इलाज का एक तरीका है, परंतु वो थोड़ा धीमा है। यह जानकर लॉर्ड पेंग कहता है, कृपया मुझे बताओ क्या है वो तरीका। एमसी बताता है, इसे कहते हैं असंवेदनशीलता। ये सुनकर लॉर्ड पेंग कहता है, रुको, क्या हमें फिर से उसे नंगा करना होगा। तो एमसी कहता है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। वो बताने लगता है, ये एक उपचार है जिसमें समय के साथ उसके शरीर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मधुमक्खी का जहर इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे विष के प्रति उसकी संवेदनशीलता कम होती जाएगी। इसमें कुछ समय लगेगा बेशक, और एक बार उपचार पूरा हो जाने पर इंग विष के कारण कभी बेहोश नहीं होगी। ये सुनकर पैट्रियास चौंकता हुआ कहता है, ये निश्चित रूप से व्यवहारिक तरीका है। पैट्रियास की बात सुनकर लॉर्ड पेंग कहता है, उपचार के बाद इंग कभी नहीं गिरेगी ना। तो पैट्रियास भी कहता है, खैर इसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यह संभव है। ये जानकर लॉर्ड पेंग खुश हो जाता है और एमसी से कहता है, सचमुच तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी को बचाया है। वो एमसी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें वो ज़रूर प्रदान करूँगा। ये सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है, यहाँ के लोगों की मदद करते ही ये कुछ न कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एमसी लॉर्ड पेंग से बड़ी इज्जत से कहता है, इंग मेरी छोटी बहन की तरह है, तो मैं आपसे कुछ कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन ये सुनकर तो लॉर्ड पेंग एमसी को तपतपाते हुए कहता है, तुम बेवकूफ़, पेंग क्लैन में विनम्रता जैसी कोई चीज़ नहीं है, बाहर निकलो और खुलकर बोलो। परंतु गाइज लॉर्ड पेंग के थपथपाने की वजह से तो एमसी कहता है, रुको, मेरी हड्डियाँ। और अपने मन में सोचता है, अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तो मैं मारा जाऊँगा। फिर एमसी को किसी चीज़ के बारे में याद आता है और वो लॉर्ड पेंग से कहता है कि जब आप इतनी दूर आ गए हैं तो मेरे साथ एक बार पहाड़ी की चोटी पर घूमने के लिए चलोगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहां एमसी और लॉर्ड पेंग घोंगा माउंटेन में आ चुके थे। उस पर्वत को देखकर लॉर्ड पेंग कहता है, सचमुच ये एक शानदार पर्वत है। एमसी भी कहता है, हाँ लॉर्ड पेंग, और लोग तो ये भी कहते हैं कि
वहाँ एक सुंदर पत्थर की चट्टान भी है। फिर हवांग कहती है, जनरल के अनुसार ये वही स्थान होगा। एमसी भी कहता है, हाँ ये वही है, लेकिन हम झरने के पीछे की गुफा तक कैसे पहुँचेंगे? यह सुनकर लॉर्ड पेंग कहता है, तुमने कहा कि हाल ही में तुम मोबिलिटी आर्ट को सीख रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम वेव स्टेपिंग शैला उड़ान की टेक्निक से परिचित नहीं हो। एमसी कहता है, वह क्या है? यह सुनकर लॉर्ड पेंग हंसने लग जाता है। फिर एक ही दम से वो सीरियस भी हो जाता है और एमसी को एक हाथ से उठाकर पहाड़ पर फेंक देता है, जिसे देखकर तो हवांग भी डर चुकी थी। फिर गाइज वहाँ पर लॉर्ड पेंग भी आ चुका था। फिर वो हंसता हुआ एमसी से कहता है, तुम्हारा शरीर काफ़ी फुर्तीला है ना? एमसी कहता है, यहाँ तक पहुँचाने के लिए थैंक यू। वैसे ऐसा लगता है कि यह उस गुफा का प्रवेश द्वार है और एक झरने के पीछे से छिपा हुआ प्रवेश द्वार। ये कितना रहस्यमय है। फिर लॉर्ड पेंग कहता है, अच्छा चलो अंदर चलते हैं, जो कुछ भी वहाँ है हम उसे ढूंढ लेंगे। फिर वो तीनों झरने के पीछे वाली गुफा के अंदर जाने लगते हैं। फिर एमसी किसी चीज़ को देखकर कहता है, कुछ अजीब लग रहा है। हवांग भी कहती है, हाँ मुझे भी, परंतु ऐसी कोई भी वजह नहीं कि जनरल हम ते झूठ बोलें। लेकिन गुफा के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि हमने उम्मीद की थी, और मुरीम अलायंस के जनरल ने तो इसका वर्णन इस प्रकार किया था कि यहाँ के फूल पूरी तरह से खिले हुए थे और यहाँ का दृश्य स्वर्ग की तरह है। एमसी कहता है, यह निश्चित रूप से नर्क जैसा है, इसमें स्वर्ग जैसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दोनों गुफा के और भी अंदर जाने लगते हैं। फिर लॉर्ड पेंग किसी चीज़ को देखकर कहता है, इतना सब कुछ एक पवित्र जानवर के लिए, क्या ये अपने आसपास के वातावरण को बदल रहा है? और देखने से तो ये फ्रोजन क्यूआई लग रही है। पीछे से एमसी कहता है, हाँ एल्डर ऐसा ही लग रहा है। फिर लॉर्ड पेंग तलवार को निकालता हुआ कहता है, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और वो चौकन्ना हो जाता है। फिर कहता है, आशा है कि यहाँ बहुत गंभीर सर्दी है। उसी समय वहाँ किसी जानवर के तेज दहाड़ने की आवाज़ आती है और लॉर्ड पेंग तलवार आगे रखता हुआ कहता है, वो पास ही होगा, तो मेरे पीछे ही रहना। उसी समय ब्लू लिजार्ड अपनी केव से बाहर निकलकर आ जाती है और उन्हें देखकर दहाड़ने लगती है, जिसे देखकर एमसी कहता है, ऐसा लगता है कि ये मोटी पूंछ वाली चिपकली है। ये लगभग 1 फुट लंबी है और उसकी छोटी गोल पीली आंखें। हाय, मैं तो होश खोने जा रहा हूँ, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। साइड में खड़ी हवांग कहती है, ये ब्लू कलर की लिजार्ड कितनी सुंदर है। एमसी भी कहता है, जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद की थी, आपने इसकी कीमत को पहचान लिया। लेकिन लीडर पेंग तो गुफा के अंदर देखकर चौंक जाता है और उन दोनों से कहता है, वहाँ एक और है अंदर गहराई में। ये सुनकर पीछे से एमसी कहता है, एक और? क्या वे एक जोड़ी है? फिर एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ कहता है, अद्भुत, अब तो कुछ भी हो जाए हमें उन दोनों को हमारे पास सुरक्षित लाना ही होगा, क्योंकि हमें उनसे एक और संतान मिल सकती है, परंतु दूसरा कहाँ है? पर जब एमसी गुफा के अंदर देखता है तो उसे दूसरी भी दिख जाती है। उसे देखकर एमसी निराश हो जाता है। साइड में से हवांग कहती है, सोरियोंग क्या कुछ गलत है? तो एमसी कहता है, कुछ ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो सांस ले रही है। लेकिन गाइज मेल लिजार्ड तो उनके ऊपर मुंह खोलकर उनको डरा रहा था। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सब तो उस जगह से बाहर आ चुके थे, बस वहाँ पर एमसी और गुपे ही था। एमसी गुपे से कहता है, मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कमांडर गुपे। तो गुपे कहता है, बेशक, मुझ पर भरोसा करें यंग वॉरियर। यदि उस केव में मुझे कुछ भी अजीब लगता है तो मैं आपको ज़रूर रिपोर्ट करूँगा। फिर एमसी वहाँ से जाते हुए सोचता है, हमने फ़िलहाल पीछे हटने का निर्णय लिया है। सबसे पहले हमें उनकी आदतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और हम लापरवाही से कुछ करेंगे तो
उस घायल प्राणी को नुकसान हो सकता है। फिर नदी के किनारे में खड़ी हवांग कहती है सोरियोंग पहाड़ से नीचे आ जाओ और खाना खा लो। ये देखकर एमसी अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। फिर वो तीनों खाना खाने के लिए बैठे हुए थे जहाँ लॉर्ड पेंग कहता है क्या आज कोई प्रोग्रेस हुई है? तो एमसी कहता है बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर लॉर्ड पेंग कहता है जब मैंने भी जांच की तो पाया कि वो चीज़ जरा भी नहीं हिल रही थी। क्या जीवित प्राणियों को कम से कम कुछ खाना तो चाहिए? एमसी भी कहता है हाँ बिल्कुल। आमतौर पर गेंगो या अन्य छिपकलियाँ जब टेंशन में होती है तो वो कई दिनों तक उपवास करती है। विशेष रूप से मोटी पूंछ वाली छिपकलियाँ अपनी मोटी पूंछ में ऊर्जा को इकट्ठा करके रखती है। यदि उसने कुछ नहीं खाया तो वो बस इकट्ठा की हुई ऊर्जा पर ही जीवित रह रही है। और हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां निर्णय लेना अति आवश्यक है। मुझे लगता है हमें उस पर जांच करने की आवश्यकता है जो आगे नहीं बढ़ रही। ये सुनकर लॉर्ड पेंग खुश होता हुआ कहता है तो अब हम इसे पकड़ने वाले हैं? तो एमसी कहता है बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। मुझे लगता है कि हमें जांच करने की ज़रूरत है कि कहाँ चोट लगी है। इस बीच अगर उसे भूख लगी तो कुछ खा भी सकती है और अधिक अच्छा होगा अगर हम उसे बाहर निकाल पाए तो। ये सुनकर लॉर्ड पेंग कहता है अपने बाइसेप्स दिखाता हुआ क्या इससे उसे एक ही बार में नॉकडाउन कर दूं? इस तरह हमें एक स्वस्थ और एक बीमार दोनों ही मिल जाएंगे। यह सुनकर एमसी अपने मन में सोचता है यदि आप अपनी मांसपेशियों से मारेंगे तो वो मर ही जाएगी। फिर एमसी लॉर्ड पेंग से कहता है अगर आपने इससे मारा तो यहाँ की चट्टानें तक टूट सकती है। ये सुनकर लॉर्ड पेंग हंसता हुआ कहता है ऑफ कोर्स, और एमसी के पीठ पर दोबारा जोर जोर से थपथपाने लग जाता है। फिर लॉर्ड पेंग अचानक सीरियस होता हुआ कहता है तो अब तुम्हारी क्या योजना है? तो एमसी भी कहता है ये मेरी सबसे अच्छी योजना होगी और बताने लगता है सबसे पहले लॉर्ड पेंग स्वस्थ लिजार्ड को बाहर निकालेंगे। फिर लेडी हवांग और मैं उस जीव की जांच करेंगे जो घायल दिख रही है। फिर हवांग कहती है इस समय पॉइजन डिवीजन सोरियोंग और लिजार्ड के मार्ग को ब्लॉक कर सकते हैं। ये सुनकर लॉर्ड पेंग भी कहता है यह सबसे अच्छी योजना प्रतीत होती है और एमसी से कहता है क्या मुझे किसी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? तो एमसी कहता है बस इतना ध्यान रखना कि वो लिजार्ड दीवार पर न चढ़ जाए क्योंकि वो दीवार पर चढ़कर मेरी तरफ आ सकती है। ये जानकर लॉर्ड पेंग अपनी छाती पर मुक्का मारकर कहता है चलो करते हैं, मेरा शरीर इस चीज़ को करने के लिए उबल रहा है। और वो लॉर्ड पेंग कूदता कूदता गुफा की ओर जाने लगता है। पीछे से एमसी कहता है लॉर्ड पेंग ध्यान से जाओ, ध्यान से। फिर एमसी अपने मन में सोचता है अगर लिजार्ड सचमुच बीमार है तो हो सकता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हो। फिर वो सारे योजना के अनुसार स्वस्थ लिजार्ड से लड़ने के लिए आ जाते हैं। वो लिजार्ड भी उन्हें देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर एमसी लॉर्ड पेंग से कहता है चलो शुरू करते हैं। वो भी कहता है मैं समझ गया और वो अपनी तलवार को बाहर निकालकर अपना ओरा निकालने लगता है और उस लिजार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। वो लिजार्ड भी उनके ऊपर दहाड़ती है फिर रोल होकर लॉर्ड पेंग के ऊपर अटैक कर देती है। लॉर्ड पेंग उस अटैक को रोक लेता है और कहता है तुम्हारे अटैक में तो दम है। फिर वो लिजार्ड लॉर्ड पेंग की तलवार से पीछे हट जाती है जिसे कि वो भी देख लेता है और वो लिजार्ड एक बार फिर लॉर्ड पेंग के संभलने से पहले ही दोबारा अटैक कर देती है, परंतु वो उस बड़ी तलवार से रिफ्लेक्ट होकर साइड में हो जाती है। तभी लॉर्ड पेंग चिल्लाता हुआ कहता है अब हमारा मौका है। फिर पॉइजन डिवीजन उस लिजार्ड के आइट साइड दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। उसी समय एमसी और हवांग उस लिजार्ड की केव की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसे कि उस लिजार्ड ने भी देख लिया था। फिर वो दोनों उस केव के पास पहुंच चुके थे। एमसी केव के अंदर देखता हुआ कहता है ये रही। हवांग साइड में खड़ी हुई एमसी से पूछती है क्या वो घायल है? एमसी कहता है ऐसा ही लगता है। और
पूंछ का सिरा अपूर्ण झड़ने से परिगलित हो रहा है। ये अपनी चमड़ी पूरी तरह से नहीं निकाल पाई, जिसके कारण उसमें मवाद भर गई है, तो हमें इसका तुरंत इलाज करना होगा। परंतु हवांग कहती है, लेकिन यहाँ कोई दवाई भी तो नहीं है। ये सुनकर एमसी कहता है, सब कुछ ठीक है, मैं सब उतार दूंगा। ये सुनकर तो हवांग मुंह बनाने लग जाती है और एमसी से कहती है, तुम क्या उतारना चाहते हो? ये सुनकर एमसी शर्मा जाता है और अपने मन में सोचता है, लेकिन ये ही सही तरीका है। फिर उन दोनों की आवाज़ सुनकर वो लिजार्ड भी उठ चुकी थी, लेकिन बीमार होने के कारण वो अपनी आंखें नहीं खोल पाई। एमसी उसके सर पर हाथ रखता हुआ कहता है, मैं तुम्हारा इलाज करने जा रहा हूँ, इसलिए शांत रहो। एमसी उसे उठाता हुआ अपने मन में सोचता है, ये रानी मधुमक्खी की तरह कुछ हद मेरा आदेश समझती है। फिर एमसी उसकी चमड़ी उतारता हुआ कहता है, ये भी सांपों की तरह अपनी केचुली उतारते हैं। हालांकि जंगली मोटी पूंछ वाले लिजार्ड अपनी ही त्वचा खाते हैं, इसलिए इनके किसी भी अवशेष को ढूंढना आमतौर पर कठिन होता है। ये सुनकर हवांग भी कहती है, ये तो दिलचस्प है। फिर एमसी उसकी केचुली को चाकू की मदद से उतारने लगता है। थोड़े समय बाद उस लिजार्ड की असली चमड़ी को देखकर हवांग चौंकती हुई कहती है, ओह, ये तो रत्न की तरह दिख रही है, ये कितनी ज़्यादा सुंदर है। फिर एमसी उसके पैरों पर से भी केचुली को उतार देता है। उस केचुली को देखकर हवांग कहती है, सोरियोंग, ये तो दस्ताने की तरह लग रहे हैं, ये कितने क्यूट है ना। फिर एमसी कहता है, कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि मेरी यूट्यूब की वीडियो में भी लोगों को ऐसी चीज़ें क्यूट लगती थी, तो अब सिर और पूंछ का भाग ही बाकी है। एमसी फिर सिर की तरफ से केचुली निकालता हुआ कहता है, हमें आँखों की तरफ से सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि मैंने सोचा था, उसकी आँखों में भी मवाद जमा हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये ठीक से नहीं बह पाया और आँखों में सूजन भी आ गई है। फिर एमसी एक ही दम से उसकी आँखों की तरफ से भी केचुली को निकाल देता है। फिर एमसी उससे कहता है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हवांग उसे देखकर कहती है, सोरियोंग, उसने अपनी आंखें खोल ली। फिर एमसी उस लिजार्ड देखने लगता है। हवांग कहती है, सोरियोंग, कुछ गलत है क्या? तो एमसी कहता है, हाँ लेडी हवांग, मैं बस इस बारे में विचार कर रहा हूँ कि इसकी पूंछ के बारे में क्या किया जाए। और एमसी उसकी पूंछ को टच करने लगता है, जिसके कारण वो अपनी पूंछ को पकड़ लेती है। फिर एमसी अपने मन में सोच रहा था, नेक्रोसिस को रोकने के लिए मुझे लगता है कि मुझे इसकी पूंछ को काटना होगा, लेकिन इसकी अभी की अवस्था में इसे काटने से इसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर एमसी को किसी की आवाज़ आती है, यंग वॉरियर, जरा सावधान रहना, हमारे हाथ से वह सख्त लिजार्ड बचकर निकल गया। और वो लिजार्ड एमसी के पीछे आ चुका था, जिसे देखकर एमसी उससे कहता है, शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और गाइज, ये सब एमसी उस लिजार्ड को पकड़कर उसके सामने चाकू रखकर कह रहा था। ये देखकर लिजार्ड को लगता है कि एमसी ने उसके दोस्त को होस्टेज बना रखा है, और ये देखकर तो वो लिजार्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इस गुस्से के कारण तो वो लिजार्ड इतना तेज दहाड़ता है कि पूरी की पूरी गुफा ही कांप जाती है आवाज़ के कारण। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए।